हेलो दोस्तों। आपने आज तक अकबर के नवरत्नों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी अकबर की सेना के नामों के बारे में सुना है? क्या आपको पता है उन नामों को किसने दिया था? क्यों हर सिपाही सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि एक पहचान था? और क्यों इतिहास ने ये बात आपसे सालों तक छुपा कर रखी? इतिहास की किताबों ने आपको युद्ध बताए, तलवारें दिखाईं, लेकिन नामों के पीछे का दिमाग कभी नहीं बताया। तो आज चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत। सम्राट जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। ये नाम सिर्फ एक बादशाह का नहीं था, ये नाम था व्यवस्था, दूरदृष्टि और इंसान को परखने की कला का। जब अकबर सिंहासन पर बैठे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि मेरी सेना कितनी बड़ी हो, बल्कि सवाल ये था कि मेरी सेना किस तरह की हो। अकबर जानते थे हजारों तलवारें जीत नहीं दिलाती अगर हर तलवार चलाने वाले की पहचान ना हो। स्वास्थ्य उस दौर की सेनाएं कैसी थीं? उस समय ज्यादातर राजाओं की सेनाओं में सिपाही सिर्फ गिनती होते थे, नाम नहीं, पहचान नहीं, सोच नहीं। आज हैं, कल नहीं, बस इतना। लेकिन अकबर ने यहीं पर इतिहास से अलग रास्ता चुना। अकबर की सोच, जो इतिहास नहीं बताता। अकबर ने अपने करीबी सलाहकारों से कहा, अगर एक आदमी अपने नाम पर गर्व नहीं करेगा तो वो मेरी सल्तनत के लिए जान कैसे देगा? यहीं से जन्म हुआ सेना के नामकरण का विचार। नवरत्न जैसे नाम अचानक नहीं बने थे, वो एक लंबी सोच का परिणाम थे। क्या अकबर खुद नाम देते थे? नहीं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। अकबर अकेले फैसले नहीं करते थे, वे दिमागों की पहचान करते थे। उन्होंने कुछ खास लोगों को चुना जो तलवार से नहीं, दृष्टि से लड़ते थे। भर्ती नहीं, परीक्षा होती थी। अकबर की सेना में भर्ती सिर्फ ताकत से नहीं होती थी। हर नए सिपाही से पूछा जाता, तुम क्यों लड़ना चाहते हो? तुम डर के सामने क्या करते हो? तुम आदेश मानते हो या समझते हो? जो सिर्फ आदेश मानता था वो सिपाही बनता, जो आदेश समझता था वो नाम पाने के काबिल होता। फर्क नाम क्यों जरूरी था? अकबर मानते थे नाम तलवार से ज्यादा भारी होता है, क्योंकि तलवार टूट सकती है लेकिन नाम पीढ़ियों तक चलता है। इसी सोच से दलों को नाम मिले, पदों को पहचान मिली। और सैनिकों को गर्व, पहली बार नाम दिए गए। इतिहास बताता है कि सबसे पहले नाम साधारण सिपाहियों को नहीं बल्कि दलों और जिम्मेदारियों को दिए गए, ताकि हर आदमी जान सके मैं किस मकसद के लिए हूं, मेरी जगह क्या है और मुझसे क्या उम्मीद है। इतिहास ने क्या छुपाया? इतिहास ने आपको ये बताया कि अकबर की सेना शक्तिशाली थी, लेकिन ये नहीं बताया कि उस शक्ति की जड़ नाम और पहचान थी। नवरत्न तो बस ऊपर की परत थे, असल कहानी नीचे छुपी थी। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में सेना सिर्फ हथियारों का समूह नहीं थी, वो एक ऐसी संरचना थी जिसमें हर आदमी की पहचान, हर पद की मर्यादा और हर नाम की अपनी कहानी थी। भाग 1 में आपने जाना कि अकबर सेना को गिनती नहीं, पहचान से चलाना चाहते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सेना को नाम किसने दिए? क्या अकबर खुद हर नाम सोचते थे, या इसके पीछे कोई ऐसा दिमाग था जिसका नाम इतिहास में लिखा ही नहीं गया? अकबर का सबसे बड़ा डर। अकबर युद्ध से नहीं डरते थे, वो हार से भी नहीं डरते थे। जिस चीज से वो सच में डरते थे वो था अव्यवस्था। उन्होंने एक बार अपने दरबार में कहा था, अगर मेरी फौज मेरे नाम से डरती है और अपने नाम से नहीं, तो वो फौज एक दिन बिखर जाएगी। इसी डर ने अकबर को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जो उस दौर में किसी ने नहीं लिया था। एक गुप्त सभा। ये कोई आम सभा नहीं थी, ना इसमें ढोल थे, ना फरमान पढ़े गए। चंद चुने हुए लोग थे, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग अनुभव वाले। कोई भाषा समझता था, कोई इंसानों की प्रवृत्ति, कोई युद्ध की मनोविज्ञान, कोई समाज की नब्ज। अकबर ने उनसे एक ही सवाल पूछा, अगर एक सिपाही को नाम देना हो तो वो नाम किस आधार पर दिया जाए? पहला सिद्धांत, जन्म नहीं, गुण। उस समय तक नाम अक्सर जाति, क्षेत्र या परिवार से जुड़ा होता था, लेकिन अकबर ने इस विचार को वहीं रोक दिया। उन्होंने साफ कहा, मेरी सेना में नाम खून से नहीं, काबिलियत से मिलेगा। ये बात उस दौर के लिए खतरनाक भी थी और क्रांतिकारी भी। सैनिकों का वर्गीकरण शुरू हुआ। यहीं से शुरू हुआ सेना का असली ढांचा। सिपाही अब सिर्फ पैदल या घुड़सवार नहीं रहे, उन्हें बांटा गया, सोच के आधार पर, धैर्य के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर और संकट में फैसले लेने की क्षमता पर। हर वर्ग के लिए एक अलग पहचान तय की गई।
नाम रखने की प्रक्रिया। नाम ऐसे नहीं रखे जाते थे जैसे कोई उपनाम रखते। 3 चरण होते थे। पहला चरण, निरीक्षण। सिपाही को महीनों देखा जाता, वो डर में क्या करता है, आदेश टूटे तो क्या करता है, हार के बाद कैसे उठता है। दूसरा चरण, मौन परीक्षा। कोई सवाल नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस परिस्थितियां बदली जाती और देखा जाता कि वो व्यक्ति खुद को कैसे संभालता है। तीसरा चरण, नाम की सिफारिश। यहां हर कोई बोल नहीं सकता था, सिर्फ वही लोग जो इंसानों को पढ़ना जानते थे। नाम देने वाले लोग कौन थे? यहीं इतिहास चुप हो जाता है, क्योंकि ये लोग न सेनापति थे, न मंत्री, न दरबारी चमक में दिखते थे। इन्हें कहा जाता था पहचान देखने वाले। इनका काम था आदमी के भीतर छुपे नाम को देखना। पहला नाम जिसने सब कुछ बदल दिया। इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे सुनकर पूरी सेना चुप हो गई थी। ये नाम किसी पद का नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। जब वो नाम दिया गया तो उस सिपाही ने कहा, अब मेरी जान मेरी नहीं रही। यही अकबर चाहते थे, अकबर की भूमिका। अकबर अंतिम निर्णय लेते थे, लेकिन बिना घमंड। अगर किसी नाम पर तर्क सही नहीं लगता तो वो उसे बदलवा देते। उन्होंने एक बार कहा, गलत नाम अयोग्य आदमी से ज्यादा खतरनाक होता है। नवरत्नों से पहले की तैयारी। लोग समझते हैं नवरत्न अचानक बन गए, लेकिन सच ये है, नवरत्न बनने से पहले सेना में नामकरण की ये प्रक्रिया सालों तक चली। यही प्रक्रिया बाद में दरबार तक पहुंची। क्यों छुपी रह गई ये कहानी? क्योंकि नाम देने वाले लोग खुद नाम नहीं चाहते थे। अकबर ने इसे प्रचार नहीं बनाया और इतिहास ने युद्धों को ज्यादा अहमियत दी। लेकिन बिना इस व्यवस्था के कोई युद्ध जीता ही नहीं जा सकता था। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं थी कि उन्होंने युद्ध जीते, बल्कि ये थी कि उन्होंने लोगों को समझा। भाग 1 और भाग 2 में ये साफ हो चुका था कि अकबर की सेना में नाम यूं ही नहीं दिए जाते थे। ये एक सोच थी, एक प्रक्रिया थी, और सबसे जरूरी बात, ये एक गुप्त व्यवस्था थी। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर श्रोता, हर पाठक एक ही सवाल पूछता है, क्या बीरबल इस पूरी व्यवस्था के पीछे थे? क्योंकि जब भी अकबर की बुद्धिमत्ता की बात आती है, बीरबल का नाम अपने आप सामने आ जाता है। बीरबल को लेकर सबसे बड़ी भूल। इतिहास ने बीरबल को हंसी, चतुराई और त्वरित जवाबों तक सीमित कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि बीरबल सिर्फ हाजिर जवाब नहीं थे, वो मानव स्वभाव के गहरे अध्येता थे। अकबर ये जानते थे, इसीलिए बीरबल को सिर्फ दरबार की शोभा नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें कुछ ऐसे काम सौंपे गए जिनका जिक्र कभी खुलकर नहीं हुआ। बीरबल की असली भूमिका। बीरबल का काम नाम सुझाना नहीं था, उनका काम था नाम देने लायक आदमी पहचानना। ये बहुत बड़ा अंतर है। बीरबल किसी को देखकर ये नहीं कहते थे कि इसे ये नाम दे दो। वो बस अकबर से इतना कहते, इस व्यक्ति को अभी नाम मत दीजिए, या फिर ये आदमी नाम के बोझ को उठा सकता है। बस इतना। फैसला फिर भी अकबर का ही होता था। बीरबल कैसे पहचानते थे? बीरबल तलवार नहीं देखते थे, वो आवाज नहीं सुनते थे, वो खामोशी पढ़ते थे। जब सिपाही हंस रहा हो तो वो क्या छुपा रहा है, जब वो डर रहा हो तो वो किस तरह डर रहा है, जब वो अकेला हो तो उसकी चाल कैसी है। यही बातें बीरबल को अलग बनाती थीं। एक घटना जिसने सब साफ कर दिया। एक बार सेना के 2 अधिकारी एक ही पद के लिए चुने गए। ताकत समान थी, अनुभव समान था, और युद्ध में साहस भी। नाम देने की बारी आई तो सब उलझ गए। अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस इतना किया, उन्होंने दोनों को एक छोटे से काम पर भेजा। काम था एक संदेश पहुंचाना। एक अधिकारी ने रास्ते में हर आदमी को बताया कि वो किस काम से जा रहा है। दूसरे ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप काम पूरा किया। बीरबल ने उसी समय फैसला कर लिया। नाम किसे मिला? नाम मिला दूसरे अधिकारी को, क्योंकि जो आदमी अपनी पहचान बिना बताए काम कर सकता है, वही नाम संभाल सकता है। ये बीरबल की सोच थी। क्या बीरबल अकेले थे? नहीं, ये एक और भ्रम है। बीरबल के साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनके नाम इतिहास में दर्ज ही नहीं। इनमें शामिल थे एक पूर्व सैनिक, एक भाषा जानने वाला और एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों तक कैदियों के साथ रहा था। इन सब का काम था आदमी के भीतर की परतें खोलना। नामों को लेकर सबसे सख्त नियम। नाम मिलने के बाद वो कभी स्थायी नहीं होता था। अगर किसी व्यक्ति ने अपने नाम के अनुसार व्यवहार नहीं किया तो नाम वापस ले लिया जाता। ये सजा नहीं थी, ये चेतावनी थी।
अकबर का कहना था, नाम छीनना मृत्यु से बड़ा दंड है। अकबर और बीरबल के बीच का समझौता। अकबर ने बीरबल से एक वादा लिया था, कभी भी मेरे नाम पर गलत आदमी की सिफारिश मत करना, और बीरबल ने ये वादा जिंदगी भर निभाया। यही कारण था कि कई बार अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल पीछे नहीं हटे। एक नाम जो इतिहास से मिटा दिया गया। ये बात कम लोग जानते हैं। एक ऐसा नाम था जो दिया गया, फिर कुछ सालों बाद जानबूझकर मिटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो नाम इतना प्रभावशाली हो गया था कि लोग अकबर से ज्यादा उस नाम से डरने लगे थे। ये अकबर को मंजूर नहीं था। नाम वापस लिया गया और इतिहास में उसका जिक्र बंद कर दिया गया। नवरत्नों से संबंध। अब ये साफ होने लगता है, नवरत्नों की व्यवस्था अलग नहीं थी। वही सोच, वही पहचान, वही परख। बस फर्क इतना था कि सेना में नाम जिम्मेदारी थे और दरबार में नाम बुद्धि के प्रतीक। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नाम सिर्फ पहचान नहीं थे, वे संकेत थे। संकेत आदेश का, विश्वास का और कभी-कभी डर का भी। भाग 3 में यह स्पष्ट हो चुका था कि नाम देना एक सम्मान था और नाम छीनना सबसे बड़ा दंड। लेकिन अब कहानी उस नाम तक पहुंचती है जिसे सुनकर अकबर की सेना में बोलते बोलते लोग चुप हो जाते थे। डर नाम से पैदा होता है। अकबर जानते थे कि डर तलवार से नहीं, अनिश्चितता से पैदा होता है। अगर सैनिक ये न जान पाए कि कौन, कब और क्यों उस पर नजर रखे है, तो अनुशासन अपने आप पैदा हो जाता है। इसी सोच से जन्म हुआ एक ऐसे नाम का जिसे ना तो पद कहा जा सकता था और ना ही व्यक्ति। वो नाम क्या था, इतिहास ने उस नाम को स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, लेकिन दस्तावेजों में उसका जिक्र एक संकेत की तरह मिलता था, जिसके आने की सूचना बिना आवाज के पहुंचती थी। ये कोई आदमी नहीं था, ये एक भूमिका थी। नाम की अवधारणा। अकबर ने एक बार कहा था, अगर दुश्मन मेरे सेनापति से डरता है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी सेना मेरी व्यवस्था से डरती है तो मैं अजेय हूं। यही कारण था कि इस नाम को किसी चेहरे से नहीं जोड़ा गया। आज ये व्यक्ति है, कल कोई और। नाम वही रहता था। नाम का प्रभाव। जब भी ये नाम किसी दस्ते के पास पहुंचता, बातें रुक जाती, आदेश अपने आप पूरे हो जाते। कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि किसी को नहीं पता होता था कि ये नाम किसके साथ खड़ा है। चयन की प्रक्रिया। इस नाम के लिए चयन सबसे कठिन था। शर्तें साफ थीं। व्यक्ति को पहचान से लगाव ना हो, प्रशंसा से कोई फर्क ना पड़े, डर और लालच दोनों से ऊपर उठ चुका हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। पहली बार नाम का प्रयोग। पहली बार इस नाम का प्रयोग किसी युद्ध में नहीं हुआ, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन के लिए हुआ। कुछ दस्तों में शिकायतें आने लगी थीं। अकबर ने कोई सजा नहीं दी, बस उस नाम को वहां भेज दिया। 3 दिनों के भीतर सब ठीक हो गया। किसी को पता नहीं चला कि हुआ क्या। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल इस नाम से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने अकबर से कहा, डर से व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलती। अकबर ने उत्तर दिया, ये डर नहीं, संभावना है। ये फर्क बहुत बड़ा था। अकबर का सबसे अकेला फैसला। ये नाम अकबर ने किसी की सलाह से नहीं बनाया। ये उनका सबसे व्यक्तिगत निर्णय था। उन्होंने खुद इस नाम के लिए पहले व्यक्ति को चुना और एक बात साफ कही, जिस दिन लोग इस नाम से ज्यादा मुझसे डरने लगे, उस दिन ये नाम खत्म कर दिया जाएगा। वो दिन जब नाम खत्म हुआ और वो दिन आया, सेना में इस नाम का प्रभाव इतना बढ़ गया कि लोग फैसले से पहले उस नाम को देखने लगे। अकबर ने एक ही रात में उस नाम को समाप्त कर दिया। कोई घोषणा नहीं, कोई कारण नहीं, बस नाम गायब। परिणाम, नाम खत्म होते ही सेना में अजीब शांति फैल गई। लोगों को समझ आ गया कि यहां नाम बादशाह से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ये संदेश पूरी सल्तनत में फैल गया। नवरत्नों से तुलना। नवरत्नों में कभी ऐसा नाम नहीं था, क्योंकि दरबार में डर नहीं, तर्क चाहिए था। सेना में तर्क नहीं, आज्ञा। अकबर ने दोनों के लिए अलग अलग नामकरण की व्यवस्था बनाई। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नाम पाना हर सिपाही का सपना होता था। नाम का मतलब था पहचान, जिम्मेदारी और इतिहास में अपनी जगह। लेकिन अकबर की सेना में एक ऐसा दिन भी आया जब एक सिपाही ने नाम लेने से साफ इनकार कर दिया। ये घटना इतनी असामान्य थी कि इसे तुरंत अकबर तक पहुंचाया गया। नाम से इनकार क्यों?
उस सिपाही का कोई बड़ा पद नहीं था, वो न तो किसी कुल से आता था, न ही किसी विशेष वर्ग से। लेकिन उसमें एक बात अलग थी, वो अपने काम को नाम से बड़ा मानता था। जब उसे बताया गया कि उसे एक विशेष नाम दिया जा रहा है, तो उसने सिर झुकाकर कहा, मैं नाम नहीं चाहता, मुझे काम करने दीजिए। ये सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। ये बात अकबर तक कैसे पहुंची? ऐसी बातें छोटी नहीं रहती। नामकरण की प्रक्रिया बहुत संवेदनशील थी। जिस क्षण ये खबर अकबर तक पहुंची, उन्होंने तुरंत उस सिपाही को अपने सामने बुलवाया। कोई गुस्सा नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक सवाल, तुम नाम क्यों नहीं चाहते? सिपाही का उत्तर, सिपाही ने कहा, नाम मिलने के बाद लोग काम नहीं देखते, नाम देखने लगते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे काम से पहले मेरा नाम चले। ये उत्तर अकबर को सीधे भीतर तक लगा। अकबर की प्रतिक्रिया। कुछ क्षणों तक अकबर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, जो आदमी नाम का बोझ उठाने से मना करे, वही नाम का सही अर्थ जानता है। उस दिन अकबर ने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरी व्यवस्था को नई दिशा देने वाला था। नियम बदला गया। उस दिन के बाद एक नया नियम जुड़ा। कोई भी नाम जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा। नाम सिर्फ उसी को मिलेगा जो उसे स्वीकार करने को तैयार हो। ये नियम इतना महत्वपूर्ण था कि इसे नवरत्नों की व्यवस्था में भी अपनाया गया। फटे सिपाही को क्या मिला? लोगों ने सोचा कि उस सिपाही को अनदेखा कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। अकबर ने उसे एक ऐसी जिम्मेदारी दी जिसमें नाम की जरूरत नहीं थी। लेकिन भरोसे की सबसे ज्यादा, वो एक ऐसा काम था जिसका परिणाम सीधे सल्तनत से जुड़ा था। बिना नाम की शक्ति। कुछ लोग नाम से चलते हैं, कुछ लोग काम से। अकबर जानते थे, दूसरे तरह के लोग बहुत कम होते हैं, और वही लोग सत्ता को अंदर से मजबूत करते हैं। दरबार की प्रतिक्रिया। कुछ दरबारी इस फैसले से खुश नहीं थे। उनका मानना था, अगर लोग नाम ठुकराने लगेंगे तो व्यवस्था टूट जाएगी। अकबर ने बहुत शांत स्वर में कहा, व्यवस्था नाम से नहीं, नियत से चलती है। बीरबल का दृष्टिकोण। बीरबल इस फैसले से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने कहा, जिसे नाम की जरूरत नहीं, वो नाम से ऊपर है। ये बात अकबर ने मन में बैठा ली। नाम और अहंकार। इस घटना के बाद एक और बात सामने आई। कुछ लोग नाम पाने के बाद बदल जाते थे। वे खुद को व्यवस्था से ऊपर समझने लगते थे। अब ऐसे मामलों में अकबर बिना देर किए नाम वापस ले लेते। एक और छुपा सच। इतिहास ने ये नहीं लिखा कि कुछ सबसे प्रभावशाली लोग अकबर की सेना में बिना नाम के ही रहे। उनका कोई विशेष उल्लेख नहीं, कोई उपाधि नहीं, लेकिन सब जानते थे, उनके बिना कई फैसले हो ही नहीं सकते। नाम का भार। अकबर ने एक बार कहा, हर आदमी नाम उठाने के लिए पैदा नहीं होता, इसीलिए नाम को इनाम नहीं, परीक्षा माना गया। नवरत्नों पर असर। ये घटना दरबार तक पहुंची। नवरत्नों के चयन में भी अब ये देखा जाने लगा, क्या व्यक्ति नाम चाहता है या जिम्मेदारी? क्या वो प्रशंसा से बदलता है? क्या वो नाम खोने से डरता है? ये बदलाव नवरत्नों को भी और मजबूत बना गया। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नाम व्यवस्था का आधार थे, लेकिन हर आधार की तरह अगर उस पर ज्यादा बोझ डाल दिया जाए तो वही आधार दरार भी बन सकता है। भाग 5 में आपने देखा कि कैसे एक सिपाही ने नाम लेने से इनकार किया और अकबर ने नाम की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां नाम सम्मान नहीं, विवाद बन गया। एक नाम दो सोच। ये नाम नया नहीं था, ये पहले से दिया जा चुका था। समस्या नाम में नहीं थी, समस्या थी उस नाम के अर्थ में। कुछ लोग मानते थे ये नाम आदेश है, कुछ लोग मानते थे ये नाम प्रेरणा है। और जब एक ही नाम दो अर्थ ले ले तो टकराव अवश्य होता है। सेना में फूट कैसे शुरू हुई? शुरुआत बहुत छोटी थी। एक अभियान के दौरान 2 टुकड़ियों को एक ही नाम के अंतर्गत काम करना था। एक टुकड़ी नेकड़े आदेशों का पालन किया, दूसरी ने परिस्थिति देखकर निर्णय लिया। परिणाम, काम तो पूरा हुआ, लेकिन तरीका अलग था। यहीं से फुसफुसाहट शुरू हुई। फुसफुसाहट से अफवाह तक। सेना में अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। फला नाम वाले खुद को अलग समझते हैं, उन्हें अकबर का ज्यादा भरोसा है, वे नियम तोड़ सकते हैं। धीरे धीरे नाम एक पहचान नहीं, एक धड़ा बन गया। बीरबल की पहली चेतावनी। बीरबल ने इस बदलाव को सबसे पहले महसूस किया। उन्होंने अकबर से कहा,
जब नाम लोगों को जोड़ने के बजाय अलग करने लगे तो समझ लीजिए वो नाम बोझ बन चुका है। अकबर ने ध्यान से सुना लेकिन तुरंत फैसला नहीं लिया। क्रून अकबर का द्वंद्व, ये आसान नहीं था। अगर नाम हटा दिया जाता तो जिन लोगों ने उसे सम्मान की तरह लिया था वे टूट जाते। अगर नाम रहने दिया जाता तो सेना 2 हिस्सों में बंट जाती। अकबर जानते थे ये फैसला तलवार से नहीं सोच से लेना होगा। गुप्त परीक्षण। अकबर ने खुले आदेश नहीं दिए, उन्होंने एक गुप्त परीक्षण शुरू किया। कुछ महीनों तक दोनों सोच वाले दस्तों को अलग अलग परिस्थितियों में काम दिया गया। उद्देश्य ये देखना कि नाम उन्हें मजबूत बना रहा है या अहंकारी। परिणाम जो चौंकाने वाले थे, परिणाम साफ थे। जहां नाम प्रेरणा बना वहां अनुशासन स्वतः बना रहा। जहां नाम अधिकार समझा गया वहां आदेशों की अवहेलना, दूसरों को नीचा दिखाना और भीतर ही भीतर घमंड, ये अकबर के लिए अलार्म था। दरबार में बहस। जब ये मुद्दा दरबार में आया तो राय बट गई। कुछ बोले नाम हटाना कमजोरी दिखाएगा, कुछ बोले नाम को और सख्त बना दो। अकबर ने सब सुना। फिर उन्होंने वो कहा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, नाम रहेगा लेकिन अर्थ बदलेगा। अकबर का कठोर फैसला। अकबर ने एक फरमान जारी किया, आज से ये नाम किसी अधिकार का नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी का प्रतीक होगा। और एक बात और जोड़ी, जो इसे अधिकार समझेगा उससे नाम उसी दिन वापस ले लिया जाएगा। ये घोषणा सेना में बिजली की तरह गिरी। पहली परीक्षा। घोषणा के कुछ ही दिनों बाद पहली परीक्षा आ गई। एक अधिकारी जिसे ये नाम मिला था ने अपने अधिकार का हवाला देकर एक आदेश बदला। सूचना सीधे अकबर तक पहुंची। अकबर ने कोई बहस नहीं की, नाम वहीं वापस ले लिया गया। असर जो दूर तक गया। इस एक फैसले ने पूरी सेना को हिला दिया। लोग समझ गए यहां नाम ढाल नहीं दर्पण है, जो जैसा है नाम उसे वैसा ही दिखा देगा। बीरबल की संतुष्टि। बीरबल ने अकबर से कहा, आज आपने नाम को बचा लिया, वरना वही सेना को तोड़ देता। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नाम नहीं, नियत बची है। नवरत्नों पर प्रभाव। ये घटना दरबार तक पहुंची। नवरत्नों की सूची पहले से तय नहीं थी, लेकिन अब एक बात साफ हो गई, जो नाम को ढाल बनाता है वो बाहर, जो नाम को जिम्मेदारी बनाता है वो भीतर। इसी सोच ने नवरत्नों की अंतिम दिशा तय की। इतिहास ने क्या नहीं लिखा? इतिहास ने लिखा अकबर की सेना अनुशासित थी, लेकिन ये नहीं लिखा क्यों अनुशासित थी। ये भाग उसी क्यों का एक हिस्सा है। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नाम केवल भीतर की व्यवस्था नहीं थे, वे बाहर की दुनिया के लिए संकेत और भ्रम भी थे। भाग 6 में आपने देखा कि कैसे एक नाम अधिकार बनने लगा और अकबर ने उसका अर्थ बदलकर सेना को टूटने से बचा लिया। लेकिन अब कहानी उस स्तर पर पहुंचती है जहां नाम सिर्फ सेना के भीतर नहीं, दुश्मन के दिमाग में काम करने लगते हैं। युद्ध से पहले की सबसे बड़ी लड़ाई। अकबर जानते थे युद्ध तलवार से बाद में लड़ा जाता है, पहली लड़ाई दुश्मन की सोच में होती है, और सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है डर और भ्रम। नाम इन दोनों का सबसे सशक्त हथियार थे। एक खबर जो चिंता बन गई। एक दिन अकबर तक खबर पहुंची, दुश्मन को आपकी सेना के कुछ विशेष नामों की जानकारी मिल गई है। यह साधारण बात नहीं थी, क्योंकि अगर दुश्मन नामों का अर्थ समझ ले तो वो पूरी रणनीति पढ़ सकता था। दिमाग की पहली प्रतिक्रिया, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अकबर ने सिर्फ एक सवाल पूछा, उन्हें क्या पता चला है और क्या नहीं। यहीं से उनकी सबसे चालाक योजना जन्म लेने वाली थी। नामों का दूसरा पहलू। अकबर ने कहा, अगर सच दुश्मन तक पहुंच गया है तो उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन अगर हम सच को ही बदल दें। ये सोच उस दौर से सदियों आगे थी। दुश्मन क्या समझता था? दुश्मन ये मान बैठा था, कुछ नाम हमले का संकेत हैं, कुछ नाम रक्षा का, और कुछ नाम अकबर के सबसे भरोसेमंद दस्तों के हैं। यानी दुश्मन ने नामों को सीधा सपाट समझ लिया था। अकबर की चाल। अकबर ने कुछ चुने हुए नाम जानबूझकर गलत संदर्भ में फैलाने का आदेश दिया। जिस नाम का अर्थ रक्षा था उसे आक्रमण जैसा दिखाया गया। जो नाम कमजोर दस्ते का था
उस सबसे शक्तिशाली बताया गया। ये सब इतनी सफाई से किया गया कि दुश्मन को कभी शक ही नहीं हुआ। भीतर की तैयारी। इस चाल के लिए अकबर ने सिर्फ सेनापतियों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने संदेशवाहकों को बदला, भाषा के संकेत बदले और यहां तक कि कुछ नामों के उच्चारण तक में अंतर डलवाया, ताकि अगर कोई सुन भी ले तो वो अर्थ तक ना पहुंच सके। पहला असर। कुछ ही हफ्तों में दुश्मन की गतिविधियों में अजीब बदलाव दिखने लगा। वे उन जगहों पर तैयारी करने लगे जहां से हमला होना ही नहीं था और असली मोर्चों को हल्के में लेने लगे। अकबर ने सब कुछ चुपचाप देखा। बीरबल की भूमिका। बीरबल ने इस योजना को और धार दी। उन्होंने सुझाव दिया, अगर दुश्मन नामों से डर रहा है तो डर को और बढ़ा दीजिए। कुछ नामों को ऐसे फैलाया गया मानो वे किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक हों। नाम जो कभी थे ही नहीं। सबसे बड़ा खेल यहां हुआ। अकबर ने कुछ ऐसे नाम जानबूझकर फैलवाए जो वास्तव में सेना में थे ही नहीं। दुश्मन उन काल्पनिक नामों से डरने लगा। ये रणनीति का चरम बिंदु था। जोखिम भी कम नहीं था। अगर ये चाल पकड़ी जाती तो अकबर की सारी व्यवस्था उजागर हो जाती, सेना का मनोबल गिर सकता था। लेकिन अकबर जानते थे, बड़ा लाभ बड़े जोखिम से ही मिलता है। निर्णायक क्षण। जब असली युद्ध शुरू हुआ, दुश्मन ने अपनी सेना पूरी तरह गलत दिशा में लगा दी और अकबर की वास्तविक शक्ति जहां थी, वहां उन्हें कोई रोक नहीं पाया। युद्ध के बाद की चुप्पी। जीत के बाद अकबर ने किसी नाम का ढिंडोरा नहीं पीटा। उन्होंने गलत नामों को चुपचाप खत्म कर दिया, क्योंकि जो नाम एक बार काम कर चुका हो वो दोबारा उसी तरह काम नहीं करता। इतिहास ने क्या लिखा? इतिहास ने लिखा, अकबर ने रणनीति से युद्ध जीता, लेकिन ये नहीं लिखा उस रणनीति का मुख्य हथियार नाम थे। नवरत्नों से संबंध। नवरत्नों में भी यही सोच अपनाई गई। कुछ नवरत्नों की भूमिका जानबूझकर धुंधली रखी गई ताकि बाहर की दुनिया सच तक ना पहुंचे। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नामों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वे अब सम्मान, डर और रणनीति तीनों का केंद्र बन गए थे। भाग 7 में आपने देखा कि कैसे अकबर ने गलत नाम फैलाकर दुश्मन की सोच को भटका दिया। लेकिन हर हथियार की तरह नाम भी एक दिन अपने ही मालिक के लिए खतरा बन सकता था, और वही दिन अब आ चुका था। आरोप जो नाम पर लगा। एक दिन अकबर के पास एक गंभीर शिकायत पहुंची। शिकायत किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, किसी सेनापति के खिलाफ नहीं थी। शिकायत एक नाम के खिलाफ थी। कहा गया, इस नाम की आड़ में आदेश बदले जा रहे हैं, लोग डराए जा रहे हैं और कुछ फैसले बिना बादशाह की जानकारी के लिए जा रहे हैं। ये सीधा आरोप था, और अगर ये सच होता तो पूरी व्यवस्था हिल सकती थी। अकबर का पहला फैसला। अकबर ने किसी को तुरंत दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा, अगर नाम पर आरोप है तो व्यक्ति को नहीं, नाम को परखा जाएगा। ये बात दरबार के लिए अजीब थी। नाम को कटघरे में खड़ा करना ये पहले कभी नहीं हुआ था। सबसे खामोश सुनवाई। कोई ढोल नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई भीड़ नहीं, कुछ चुनिंदा लोग, कुछ गवाह, और बीच में वो नाम। न कोई व्यक्ति सामने खड़ा था, न कोई चेहरा, बस उस नाम का असर, उसका डर और उसकी कहानी। गवाह क्या बोले? गवाहों ने कहा, इस नाम का हवाला देकर हमें चुप कराया गया। कहा गया कि ये बादशाह की सीधी इच्छा है। हमने सवाल नहीं किए क्योंकि नाम भारी था। ये सुनकर दरबार में अजीब सन्नाटा छा गया। बीरबल की टिप्पणी। बीरबल ने धीरे से कहा, जब नाम इतना बड़ा हो जाए कि लोग सवाल करना छोड़ दें तो समझ लीजिए नाम ने अपनी सीमा पार कर ली है। ये बात सीधे अकबर के दिल में लगी। अकबर का सबसे कठिन क्षण। ये वही नाम था जिसने कभी सेना को अनुशासन सिखाया था, जिस नाम ने दुश्मन को डराया था। लेकिन अब वही नाम अपनी ही व्यवस्था को खोखला कर रहा था। अकबर जानते थे, अगर आज नाम को नहीं रोका गया तो कल नाम बादशाह से ऊपर हो जाएगा। अकबर का साहसिक कदम। अकबर ने सबके सामने कहा, आज से ये नाम निलंबित किया जाता है। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ, इतना शक्तिशाली नाम और एक ही वाक्य में निलंबित। प्रतिक्रिया। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग संतुष्ट हुए
और कुछ लोग चुप रहे, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था, यहां कोई नाम अंतिम नहीं है। नाम के बिना क्या हुआ? नाम हटते ही कुछ समय के लिए अव्यवस्था दिखी। लोगों को आदत पड़ चुकी थी नाम के सहारे फैसले लेने की। अब उन्हें सोचना पड़ा, सवाल करना पड़ा, और यही अकबर चाहते थे। अकबर की असली मंशा। अकबर ने एक निजी बातचीत में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी सेना डर से नहीं, समझ से चले। नाम समझ का साधन थे, लेकिन जब वे डर बन गए तो उन्हें हटना ही था। इतिहास ने क्या नहीं लिखा? इतिहास ने लिखा, अकबर ने सेना में सुधार किए, लेकिन ये नहीं लिखा उन्होंने अपने ही बनाए सबसे शक्तिशाली नाम को खुद खत्म किया, क्योंकि ये बात बहुत गहरी थी, बहुत असहज थी। नवरत्नों पर असर। इस घटना का असर दरबार तक पहुंचा। अब नवरत्नों में भी एक नया नियम जुड़ा। कोई भी अपने नाम का हवाला देकर आदेश नहीं दे सकता। तर्क नाम से ऊपर होगा, और अगर नाम तर्क को दबाए तो नाम जाएगा। नाम की नई परिभाषा। इस घटना के बाद अकबर ने नाम की परिभाषा बदल दी। नाम पहचान नहीं, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी जवाबदेह होती है। एक छुपा तथ्य, उस निलंबित नाम को कभी दोबारा किसी को नहीं दिया गया। अकबर ने उसे इतिहास में एक चेतावनी की तरह छोड़ दिया। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में अब एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी, नाम ताकत है, लेकिन उनसे भी ज्यादा ताकत उन्हें समझने की क्षमता है। भाग 8 में आपने देखा कि कैसे अकबर ने अपने ही बनाए सबसे प्रभावशाली नाम को खुद समाप्त कर दिया। ये फैसला सेना और दरबार दोनों के लिए हिला देने वाला था। लेकिन हर बड़े बदलाव के बाद एक सवाल जन्म लेता है, अब आगे क्या? व्यवस्था के बाद की खामोशी। नाम के निलंबन के बाद सेना में अजीब सी शांति थी। कोई खुलकर नहीं बोलता, लेकिन हर कोई सोच रहा था। कुछ को डर था, अब कौन आदेश देगा? कुछ को राहत थी, अब बिना नाम के काम करना पड़ेगा। इसी खामोशी के बीच एक साधारण सिपाही सब कुछ देख रहा था। वो सिपाही कौन था? उसका नाम इतिहास में कहीं प्रमुखता से नहीं मिलता। न वो सेनापति था, न कोई विशेष अधिकारी। वो कागजों में सिर्फ एक सिपाही था। लेकिन उसकी आदत अलग थी। वो सवाल नहीं पूछता था, वो ध्यान से देखता था। उसने क्या समझा? उस सिपाही ने देखा, नाम आने पर लोग कैसे बदल जाते हैं, नाम जाने पर लोग कैसे टूट जाते हैं, और नाम न होने पर असल काबिलियत कैसे सामने आती है। धीरे धीरे उसके मन में एक पूरी तस्वीर बनने लगी। वो बात जो उसने कही नहीं। वह सिपाही कभी भी अपनी समझ खुले में नहीं कहता था, लेकिन एक दिन एक वरिष्ठ अधिकारी से उसके मुंह से अनायास निकल गया, नाम लोग नहीं बिगाड़ते, लोगों की कमजोरी नाम को बिगाड़ती है। ये बात गलत आदमी ने सुन ली, और वही बात सीधे अकबर तक पहुंची। अकबर का चौंकना। अकबर ने जब ये वाक्य सुना तो वो कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, ये किसने कहा? नाम बताया गया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे बुलाया जाए। कोई सजा नहीं, कोई पूछताछ नहीं, बस एक मुलाकात, आमने सामने। जब वो सिपाही अकबर के सामने खड़ा हुआ तो उसने सिर झुका लिया। अकबर ने कोई औपचारिक सवाल नहीं किया। उन्होंने सीधा पूछा, तुम नामों को इतना ध्यान से क्यों देखते हो? सिपाही का उत्तर। सिपाही ने कहा, जहां नाम जरूरी होते हैं वहां लोग खुद पर भरोसा खोने लगते हैं, और जहां नाम नहीं होते वहां लोग अपने काम से पहचाने जाते हैं। यह जवाब बहुत साधारण था, लेकिन अकबर समझ गए यह साधारण नहीं है। अकबर की अगली परीक्षा। अकबर ने उसे तुरंत कोई पद नहीं दिया। उन्होंने उसे अलग अलग दस्तों में भेजना शुरू किया। उद्देश्य ये देखना कि वो सिर्फ बोलता है या वास्तव में समझता है। सिपाही की भूमिका। जहां भी वो गया, वो आदेश नहीं देता, नाम का हवाला नहीं देता, बस सही समय पर सही बात कह देता। और अजीब बात यह थी, लोग उसकी बात मान लेते थे, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं था। बीरबल की नजर। बीरबल बहुत समय से उसे देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, ये आदमी नामों की भाषा नहीं, इंसानों की भाषा समझता है। ये बहुत बड़ी तारीफ थी। एक दिन अकबर ने उस सिपाही से पूछा, अगर तुम्हें नामों की व्यवस्था बदलने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? सिपाही ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मैं नाम कम करूंगा, लेकिन उनके वजन को बढ़ा दूंगा। इस उत्तर का अर्थ अकबर समझ गए,
ये वही सोच है जो उन्हें चाहिए थी। न बहुत सारे नाम, न बहुत हल्के नाम, बल्कि कम, स्पष्ट और जवाबदेह। यहीं से नवरत्नों की दिशा बदली। इस बातचीत के बाद अकबर ने नवरत्नों की सूची फिर से देखी। उन्होंने सोचा, अगर सेना में नाम इतना भारी है तो दरबार में हल्का कैसे हो सकता है। यहीं से नवरत्न सिर्फ बुद्धिमान नहीं, संतुलित चुने जाने लगे। एक मौन आदेश। अकबर ने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की, लेकिन भीतर ही भीतर एक बदलाव शुरू हो गया। दिखावे वाले नाम छांटे जाने लगे, शोर करने वाले पीछे हटाए जाने लगे, और जो काम से बोलते थे वे आगे आए। सिपाही का भविष्य। उस सिपाही को कभी कोई बड़ा नाम नहीं दिया गया, लेकिन अकबर ने उसकी सलाह अंत तक सुनी। कुछ लोग इतिहास में नाम से नहीं, असर से रहते हैं। वो उनमें से एक था। इतिहास की चुप्पी। इतिहास ने लिखा, अकबर ने नवरत्न चुने, लेकिन ये नहीं लिखा उस चैन की सोच एक साधारण सिपाही की। बात से बदली थी। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में ये वो क्षण था जहां सेना और दरबार की दो अलग अलग धाराएं एक ही बिंदु पर आकर मिलनी थीं। भाग 9 में आपने देखा कि कैसे एक साधारण सिपाही की समझ अकबर की सोच को नए रास्ते पर ले गई। अब वही सोच दरबार के सबसे बड़े निर्णय में ढलने वाली थी। पहली बार एक साथ रखे गए नाम। ये कोई सार्वजनिक सभा नहीं थी, कोई उत्सव नहीं था, कोई घोषणा नहीं। एक शांत कक्ष, कुछ चुने हुए लोग और सामने कागज पर लिखे कुछ नाम। ये वही नाम थे जिन्हें आज दुनिया नवरत्न के रूप में जानती है, लेकिन उस दिन वे नवरत्न नहीं थे, वे सिर्फ संभावनाएं थे। अकबर की नजर। अकबर ने एक एक नाम को धीरे धीरे पढ़ा। किसी नाम पर उन्होंने ज्यादा समय दिया, किसी पर बस एक नजर। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे ये सिर्फ सूची नहीं, इतिहास बनने जा रहा है। शीघ्र उच्चारण। अचानक अकबर रुके। उनकी उंगली एक नाम पर ठहर गई। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस इतना कहा, ये नाम अभी नहीं। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया, क्योंकि वो नाम सबको सबसे मजबूत लगता था। आपत्ति क्यों? दरबारियों ने हिम्मत करके पूछा। जहां पनाह। इस नाम में क्या कमी है? अकबर ने सीधा उत्तर नहीं दिया, उन्होंने एक सवाल से जवाब दिया। क्या ये नाम अपने बिना भी काम कर सकता है? कोई जवाब नहीं आया। अकबर की दलील। अकबर बोले, जो व्यक्ति अपने नाम के बिना कमजोर पड़ जाए वो नवरत्न नहीं हो सकता। ये वही सोच थी जो सेना में नामों के साथ आजमाई जा चुकी थी। नाम और निर्भरता। अकबर ने समझाया, कुछ लोग काम करते हैं और नाम अपने आप आ जाता है, कुछ लोग नाम के सहारे काम करते हैं। नवरत्न पहली श्रेणी के होने चाहिए। बीरबल का समर्थन। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह सही कह रहे हैं, ये नाम खुद पर नहीं, अपने नाम पर भरोसा करता है। ये वाक्य उस नाम के लिए भारी पड़ गया। वो नाम हटाया गया। अकबर ने उस नाम को सूची से हटा दिया। कोई विवाद नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक शांत निर्णय। लेकिन उसी क्षण नवरत्नों की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई। पेचों की परीक्षा। अब अकबर ने बाकी नामों पर एक एक सवाल किया। क्या ये व्यक्ति नाम के बिना खड़ा रह सकता है? क्या ये प्रशंसा से बदलता है? क्या ये आपत्ति सह सकता है? जो इन सवालों में कमजोर पड़ा वो सूची से हट गया। अंतिम सूची। जब कागज अंत में अकबर के सामने आया तो नमक कम थे, लेकिन उनका वजन पहले से कई गुना ज्यादा था। अकबर ने कागज मोड़ा और कहा, अब ये नवरत्नों की सूची है। नवरत्न क्यों अलग थे? क्योंकि उन्हें नाम की भूख नहीं थी, उन्हें आपत्ति से डर नहीं लगता था, और वे अपने बिना भी व्यवस्था को चलते देख सकते थे। यही असली नवरत्न थे। इतिहास ने क्या लिखा? इतिहास ने लिखा, अकबर के नवरत्न अद्वितीय थे। लेकिन ये नहीं लिखा, एक नाम सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वो नाम पर निर्भर था। उस हटे हुए नाम का क्या हुआ? उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं दी गई। अकबर ने कहा, यह व्यक्ति गलत नहीं है, बस ये स्थान इसके लिए नहीं है। ये भी अकबर की न्याय की परिभाषा थी। सेना और दरबार का मेल। यहीं पर सेना की नाम संस्कृति और दरबार की बुद्धि संस्कृति एक हो गई। नवरत्न अब सिर्फ ज्ञानी नहीं, जिम्मेदार थे। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में अब सब कुछ तय हो चुका था। नवरत्नों की सूची तैयार थी, चुनी हुई, तौली हुई, परखी हुई। लेकिन इतिहास कभी इतना सीधा नहीं चलता।
कभी कभी सबसे बड़ा मोड़ उस समय आता है जब सबको लगता है अब कुछ बचा ही नहीं। वो दरबार जो सामान्य नहीं था, ये दरबार भरा हुआ नहीं था। न ढोल नगाड़े, न जयकार, न घोषणा, बस कुछ लोग, कुछ मौन, और सामने अकबर। नवरत्नों को अलग अलग नहीं, एक साथ बुलाया गया था। ये खुद में एक संकेत था। अकबर की पहली बात। अकबर ने कोई भूमिका नहीं बांधी। उन्होंने बस कहा, आज कोई पद नहीं मिलेगा, आज सिर्फ सुना जाएगा। ये वाक्य दरबार में बैठे हर व्यक्ति के भीतर उतरा। आत्मपरीक्षण का क्षण। नवरत्न आज दूसरों को नहीं, खुद को देख रहे थे। क्योंकि जब शासक सुनने की बात करे तो बोलने वाला सबसे पहले अपने भीतर झांकता है। वो नवरत्न जो खड़ा हुआ। अचानक एक नवरत्न खड़ा हुआ। उसने कोई अनुमति नहीं मांगी, बस 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, आज मैं अपने नाम के साथ खड़ा होना चाहता हूं। दरबार में हलचल नहीं हुई, लेकिन ध्यान पूरी तरह उसी पर टिक गया। उसका साहस क्यों अलग था? क्योंकि अब तक नाम दिए जाते थे, नाम बनाए जाते थे, नाम हटाए जाते थे, लेकिन कोई व्यक्ति खुद अपना नाम इतनी शांति से सामने नहीं रखता था। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने उसे रोका नहीं, ना ही उत्साहित किया। उन्होंने बस पूछा, क्यों? एक शब्द, लेकिन वजनदार। नवरत्न का उत्तर। उस नवरत्न ने कहा, क्योंकि अगर मेरा नाम इस पद के बिना कुछ नहीं है, तो ये पद मेरे लायक नहीं है। ये वाक्य किसी चुनौती जैसा नहीं था, ये स्वीकार था। सच्चाई का पल। अकबर कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने बाकी नवरत्नों की ओर देखा, फिर बोले, आज पहली बार किसी ने नाम को अपने सामने रखा है। बीरबल की मौन स्वीकृति। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में वो संतोष था जो शब्दों से बड़ा होता है। अकबर का प्रश्न। अकबर ने उसी नवरत्न से पूछा, अगर आज मैं तुम्हारा नाम यहां से हटा दूं तो तुम क्या करोगे? ये सवाल परीक्षा नहीं था, ये दर्पण था। उत्तर जो इतिहास बन गया। उस नवरत्न ने बिना रुके कहा, मैं वही करूंगा जो कल कर रहा था, क्योंकि मेरा काम मेरे नाम से पुराना है। दरबार में सन्नाटा गहरा हो गया। अकबर का निर्णय। अकबर ने कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तो तुम्हारा नाम अब मेरे निर्णय से आजाद है। ये इनाम नहीं था, ये स्वतंत्रता थी। उस फैसले का असर। उस दिन किसी को नया पद नहीं मिला, लेकिन हर नवरत्न अलग व्यक्ति बनकर निकला, क्योंकि उन्होंने देखा, नाम छोड़ा जा सकता है, पद छोड़ा जा सकता है, लेकिन काबिलियत छोड़ी नहीं जा सकती। इतिहास की सीमित कलम। इतिहास ने लिखा, नवरत्न अपने स्थान पर स्थिर रहे। लेकिन ये नहीं लिखा, एक नवरत्न खुद को नाम से अलग कर चुका था। अकबर का निजी कथन। उस दिन दरबार के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, आज मुझे मेरा नवरत्न नहीं, मेरा उत्तराधिकारी दिखा। ये कथन कागज पर नहीं आया, लेकिन समय में गूंजता रहा। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नवरत्नों की व्यवस्था अब पूरी तरह से तय थी, लेकिन जब निर्णय बाहर पहुंचा, हर शक्ति और समझ इतनी सीधी नहीं रही। भाग 11 में आपने देखा कि कैसे एक नवरत्न ने अपने नाम को खुद सामने रखा और अकबर ने स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण दिखाया। लेकिन बाहरी दुनिया के लिए ये कहानी इतनी सरल नहीं थी। अफवाह की शुरुआत। दरबार के फैसले की खबर धीरे धीरे शहर तक पहुंची, लेकिन जैसे ही कहानी आम लोगों तक पहुंची, कुछ बातें गलत समझी गईं। कहा गया कि नवरत्न अपने पदों को चुनौती दे रहे हैं। कहा गया कि अकबर ने कुछ नवरत्नों को सजा दी, और कुछ तो कह रहे थे कि दरबार में विवाद फैल गया। ये अफवाहें इतनी तेजी से बढ़ीं कि शहर भर में सन्नाटा और हलचल साथ साथ फैल गया। अकबर की पहली प्रतिक्रिया। अकबर ने सूचना सुनते ही कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, मौन सामरिक हथियार बन सकता है। शब्द से पहले चुप्पी का असर देखें। ये सोच किसी सामान्य शासक के लिए असाधारण थी। मौन का परीक्षण। अकबर ने दरबारियों को चुप रहने का आदेश दिया। कागजों में कोई बयान नहीं था, कोई घोषणा नहीं, बस एक परीक्षण। बाहरी लोगों को अफवाहों की जानकारी मिलती रही,
लेकिन अंदर की योजना अभी भी छुपी थी। ये पहला समय था जब चुप्पी को सक्रिय रणनीति बनाया गया। नवरत्नों की मानसिकता। नवरत्न अचानक सबसे अधिक दबाव में थे। वे जानते थे हर निर्णय की व्याख्या बाहर फैल रही थी, लेकिन दरबार में अकबर ने उन्हें देखा और चुप रखा। ये चुप्पी सबसे कठिन परीक्षा थी। शब्दों के बिना विश्वास और अनुशासन बनाए रखना। बीरबल की भूमिका। बीरबल ने मौन को नियंत्रित करने में अकबर की सहायता की। उन्होंने दरबारियों को समझाया, यदि शब्द फैलने दें तो अफवाहें सच बन जाएंगी। अगर मौन अपनाएं तो सच खुद ही सामने आएगा। ये सलाह इतनी सरल दिखती थी, लेकिन असाधारण प्रभाव वाली थी। बाहरी अफवाहों का असर। शहर में लोग सोच रहे थे नवरत्न दरबार में विवाद कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने सैन्य मोर्चों को गलत संदेश भेजा। कुछ सैनिकों ने शंका व्यक्त की। लेकिन अकबर ने कोई प्रतिकार नहीं किया। अकबर का रणनीतिक मौन। अकबर ने मौन को हथियार बना दिया। कोई सार्वजनिक बयान नहीं, कोई आदेश की पुनरावृत्ति नहीं, केवल समय और धैर्य, और परिणाम अचंभित करने वाला था। अफवाहें खुद कम हो गईं। लोग दरबार की सच्चाई तक सिर्फ अपनी समझ से पहुंचे और विश्वास बढ़ा। पहली प्रतिक्रिया। कुछ नवरत्नों ने सवाल उठाया, जहां पनाह लोग क्या सोचेंगे? अकबर ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, लोगों की सोच हमेशा बदलती रहती है। हमारी सोच स्थिर रहे, यही पर्याप्त है। नवरत्नों पर असर। मौन की ये रणनीति नवरत्नों की मानसिकता पर एक बड़ा असर छोड़ गई। कोई अपना नाम भारी नहीं समझा, कोई दबाव में नहीं आया, और सभी एकमत होकर अकबर की योजना का हिस्सा बने। यही था दरबार में स्थायित्व का असली मंत्र। इतिहास की चुप्पी। इतिहास ने लिखा, अकबर ने अपनी सेना और नवरत्नों को सही दिशा दी, लेकिन ये नहीं लिखा उसने मौन और समय को सबसे बड़ा हथियार बनाया। सीख। इस भाग में आपने जाना, फैसले की गलत व्याख्या फैली, अफवाहें बढ़ीं, लेकिन अकबर ने मौन अपनाया। मौन रणनीति के रूप में काम आया। नवरत्नों की मानसिकता और अनुशासन मजबूत हुआ। और बाहरी दबाव के बावजूद दरबार स्थिर रहा। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नवरत्न अब सिर्फ बुद्धिमान या जिम्मेदार नहीं थे, वे परीक्षा के नए स्तर पर खड़े थे। भाग 12 में आपने देखा कि कैसे अफवाह और मौन का खेल दरबार और बाहर की दुनिया पर हावी हुआ। अब वही नवरत्न अकबर की अगली चुनौती का सामना करने वाले थे, और ये चुनौती इतनी जटिल थी कि केवल बुद्धि से नहीं बल्कि साहस और रणनीति से ही पार की जा सकती थी। चुनौती की शुरुआत। अकबर ने एक विशेष सभा बुलाई। सेना और नवरत्न दोनों उपस्थित थे। कोई घोषणा नहीं की गई। दरबार में केवल एक टेबल और कागज। अकबर ने कहा, आज तुम में से हर व्यक्ति एक जटिल समस्या का समाधान करेगा। सिर्फ बुद्धि नहीं, व्यवस्था और रणनीति भी दिखानी होगी। सभी नवरत्न शांति से खड़े थे, लेकिन आंखों में उत्सुकता थी। समस्या क्या थी? अकबर ने कागज खोलकर दिखाया। सेना के 3 मोर्चे, दुश्मन की ताकत, संसाधनों की कमी और समय की सख्ती। साथ में अकबर ने लिखा, यदि तुम गलत निर्णय लिए तो सेना कमजोर होगी, यदि सही निर्णय लिया तो पूरे साम्राज्य की रक्षा सुनिश्चित होगी। ये खेल सिर्फ सैन्य नहीं था, ये था नाम, सम्मान और जिम्मेदारी का पूरा परीक्षण। पहली प्रतिक्रिया। कुछ नवरत्न शांति से बैठे, कुछ ने सिर झुकाया, लेकिन अकबर ने सभी को चुनौती दी। तुम्हें किसी का सहारा नहीं मिलेगा, सिर्फ अपनी सोच, और जो निर्णय सबसे सही होगा वो भविष्य तय करेगा। बीरबल की सलाह। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, ये परीक्षा सिर्फ नवरत्नों के लिए नहीं, ये सेना और दरबार की पूरी संरचना के लिए है। यदि वे सफल नहीं हुए तो असली समस्या सिर्फ नामों की नहीं, संरचना की होगी। अकबर ने सिर हिलाया। ये सुझाव अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। रणनीति का निर्माण। नवरत्नों ने एक समूह में बैठकर सभी विकल्पों का मूल्यांकन शुरू किया। किन सेनाओं को तुरंत भेजा जाए, किन मोर्चों पर सुरक्षा बढ़ानी होगी, किन संसाधनों को साझा करना होगा, और किन रणनीतिक चालों को छुपाया जाए। हर निर्णय नाम की बजाय काम और परिणाम पर आधारित था। पहला मोर्चा। अकबर ने पहला मोर्चा सक्रिय किया। दुश्मन ने अचानक हमला किया। संसाधनों की कमी थी और समय सीमित। नवरत्नों ने तुरंत आदेश दिए। सेना को मोर्चा बदला, कुछ सैनिकों को गुप्त अभियान पर भेजा
और दुश्मन की चाल को गलत दिशा में मोड़ा। परिणाम, दुश्मन परेशान हुआ और सेना सुरक्षित रही। दूसरा मोर्चा। दूसरे मोर्चे में एक नवरत्न ने अपनी रणनीति दिखा दी। उन्होंने आदेश नहीं दिए, बल्कि सैनिकों को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया। परिणाम स्वरूप सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ा और मोर्चा खुद से मजबूत हुआ। अकबर ने देखा, ये वही रणनीति थी जो नाम से ऊपर काम की महत्ता दिखाती थी। तीसरा मोर्चा। तीसरे मोर्चे में सबसे कठिन परीक्षा थी। दुश्मन अचानक पुनः सक्रिय हुआ। संसाधन और समय दोनों कम थे। नवरत्नों ने बीच में मिलकर सभी विकल्पों का गणित किया, सबसे कमजोर बिंदु को मजबूत किया, दुश्मन की ताकत को पीछे से घेरा और अंदरूनी संरचना को बचाया। अकबर ने हर कदम देखा और मन ही मन संतोष प्रकट किया। परिणाम, तीनों मोर्चों में सही निर्णय और साहस दिखा। सेना सुरक्षित रही, संरचना मजबूत हुई। नवरत्नों ने सिर्फ बुद्धि नहीं, समझ और जिम्मेदारी दिखाई। ये क्षण इतिहास का मोड़ बन गया। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने नवरत्नों को शब्दों में नहीं, मौन में स्वीकृति दी। कोई पुरस्कार नहीं, कोई पद नहीं, सिर्फ मुस्कान और शांति का संकेत, क्योंकि सच्चा सम्मान शब्दों से नहीं, काम और समझ से आता है। इतिहास की सीख। इतिहास ने लिखा, अकबर के 9 रत्न असाधारण थे, लेकिन ये नहीं लिखा वे अपनी सोच और काम से इतिहास में अमर हुए, नाम की शक्ति से नहीं। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में 9 रत्न अब सिर्फ बुद्धिमान या जिम्मेदार नहीं थे, वे सैन्य और रणनीति के परीक्षा क्षेत्र में साबित हो चुके थे। भाग 13 में आपने देखा कि कैसे उन्होंने तीनों मोर्चों में अकबर की चुनौती पूरी की, लेकिन अब कहानी उस स्तर पर पहुंच रही थी जहां सबसे छोटी गलती भी बड़ा संकट बन सकती थी। गलती का संकेत। एक दिन अकबर ने देखा कि एक मोर्चे में छोटा सा आदेश विलंब से गया। कुछ सैनिकों ने उचित स्थान नहीं लिया और संसाधन सही तरीके से वितरित नहीं हुए। नाम तो सही था, लेकिन क्रियान्वयन में कमी थी। ये कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी, लेकिन अकबर जानते थे छोटे अंतर बड़ी जीत या हार का फर्क तय करते हैं। नवरत्नों का सामना। अकबर ने नवरत्नों को एक एक करके बुलाया। उन्होंने पूछा, कहाँ कमी हुई और क्यों? नवरत्न सभी शांत रहे, क्योंकि उन्हें पता था सत्य बोलना ही पहला कदम है। बीरबल की भूमिका। बीरबल ने अकबर के साथ खड़े होकर कहा, जहां पनाह, गलतियां छोटे पैमाने पर हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना अभी ठीक नहीं होगा। सभी को महसूस कराना जरूरी है कि हर क्रिया का परिणाम है। अकबर ने सिर हिलाया। यही सही दृष्टिकोण था। पहला निर्णय। अकबर ने कहा, यह गलती सजा नहीं, सीख है, लेकिन याद रखना, हर गलती पूरी सेना और साम्राज्य पर असर डालती है। नवरत्नों ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, हम समझ गए, हम इसे सुधारेंगे। सुधार की प्रक्रिया। अकबर ने सभी मोर्चों और विभागों की फिर से समीक्षा की। छोटे आदेशों का परीक्षण, संसाधनों की बेहतर वितरण योजना, सैनिकों के स्थान और जिम्मेदारी, और समय प्रबंधन। सभी नवरत्नों ने अपने अनुभव से एक नया मॉडल तैयार किया। सबसे छोटी गलती और सबसे बड़ा सबक। अकबर ने बताया, सबसे छोटी गलती अक्सर सबसे बड़ा सबक देती है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो नाम या पद पर निर्भर है वो कभी सीख नहीं पाएगा। ये विचार पूरे दरबार में फैल गया और नवरत्नों ने अपने पद और नाम से ऊपर काम को महत्व देना शुरू किया। सेना पर प्रभाव। सेना में भी बदलाव दिखा। सैनिक अब आदेशों का अर्थ समझकर पालन कर रहे थे। छोटे निर्णयों पर भी स्वयं सोच और योजना लागू कर रहे थे, और विश्वास बढ़ गया कि अकबर और नवरत्न हर परिस्थिति संभाल सकते हैं। नवरत्नों की जिम्मेदारी। अकबर ने नवरत्नों से कहा, आपका नाम महानता का प्रतीक नहीं, काम की गुणवत्ता और परिणाम महानता का प्रतीक है। याद रखो, सैनिक आपकी चाल को देखते हैं, ना कि केवल आपके नाम को। नवरत्नों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया, और इससे पूरा दरबार एक नई स्थिरता और रणनीतिक समझ में बदल गया। इतिहास की दृष्टि। इतिहास ने लिखा, अकबर ने नवरत्नों के साथ समानता और न्याय के आधार पर निर्णय लिया, लेकिन ये नहीं लिखा छोटी गलती को भी सीख में बदला गया और भरोसा गहरा हुआ। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नवरत्न अब केवल बुद्धिमान और जिम्मेदार नहीं रहे,
वे अकबर की व्यक्तिगत चुनौती के सामने खड़े थे। भाग 14 में आपने देखा कि कैसे सबसे छोटी गलती को भी अकबर ने सीख और भरोसे में बदला। अब समय आ गया था जब नवरत्नों को अपने ज्ञान, साहस और रणनीति से अकबर की परीक्षा पास करनी थी। चुनौती की घोषणा। अकबर ने दरबार को बुलाया। कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई जयकार नहीं, सिर्फ एक शांति और गंभीर वातावरण। अकबर ने कहा, आज मैं आप में से हर नवरत्न को व्यक्तिगत चुनौती दूंगा। ये चुनौती न केवल आपकी बुद्धि बल्कि साहस और निर्णय क्षमता को भी परखेगी। सभी नवरत्न सन्न रह गए, क्योंकि अब कोई सामूहिक मोर्चा नहीं था, यह सीधे व्यक्तिगत परीक्षा थी। चुनौती का स्वरूप। अकबर ने चुनौती दी। एक दुर्गम स्थिति का मॉडल तैयार किया गया। प्रत्येक नवरत्न को विचार और रणनीति प्रस्तुत करनी थी। सीमित समय और संसाधन, परिणाम असफल होने पर पूरे सैन्य मोर्चे पर असर। अकबर ने स्पष्ट किया, सफलता आपकी बुद्धि, साहस और जिम्मेदारी पर निर्भर है। और याद रखें, आपका नाम अब कोई ढाल नहीं है, काम और निर्णय महत्वपूर्ण है। नवरत्नों की तैयारी। नवरत्नों ने तुरंत योजना बनाई। कौन सा संसाधन कहाँ लगाया जाए, कौन सा सैनिक कब और कैसे कार्य करे, दुश्मन की चाल को कैसे भांपा जाए, संकट के दौरान निर्णय की गहराई। हर निर्णय नाम के बजाय काम और परिणाम पर आधारित था। पहली व्यक्तिगत चुनौती। पहली चुनौती में एक नवरत्न को सैनिकों और संसाधनों के प्रबंधन का मोर्चा दिया गया। सीमित सैनिक, कमजोर किलेबंदी और दुश्मन के रणनीतिक चाल। नवरत्न ने तुरंत अपने ज्ञान और साहस का प्रयोग किया। सैनिकों को सही तरीके से स्थिति में रखा, दुश्मन को भ्रमित किया, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग। परिणाम, मोर्चा सुरक्षित रहा और सैनिकों का मनोबल बढ़ा। दूसरी चुनौती। दूसरे नवरत्न को सूचना का प्रबंधन और छुपी चालों का विश्लेषण सौंपा गया। कई खुफिया संदेश, दुश्मन की गुप्त चालें, समय का कठिन दबाव। नवरत्न ने बिना किसी बहस के सभी संदेशों और चालों का विश्लेषण किया, सही समय पर निर्णय लिया और पूरी संरचना को सुरक्षित रखा। अकबर ने देखा, ये वही रणनीति थी जो नाम से ऊपर काम की महत्ता दिखाती थी। तीसरी चुनौती। तीसरे नवरत्न को निजी साहस की परीक्षा दी गई। दुश्मन की ओर से अचानक आक्रमण का संकेत, सीमित सुरक्षा और तत्काल निर्णय की आवश्यकता। नवरत्न ने निर्धारित साहस और रणनीति से सभी सैनिकों को संयमित किया, दुश्मन की चाल को नाकाम किया और मोर्चा स्थिर किया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने हर व्यक्तिगत चुनौती को देखा, किसी को पुरस्कार नहीं दिया, किसी को सजा नहीं दी, केवल नजरों से संतोष और स्वीकृति प्रकट किया, क्योंकि सच्चा सम्मान काम और परिणाम से आता है, नाम से नहीं। नवरत्नों की सीख। नवरत्नों ने इस चुनौती से जाना, ज्ञान और बुद्धि, साहस और निर्णय और जिम्मेदारी सभी एक साथ नाम और पद से ऊपर उठकर इतिहास रच सकते हैं। सेना और दरबार पर प्रभाव। सैनिक अब आदेशों का अर्थ समझकर पालन कर रहे थे। छोटे निर्णयों पर भी स्वयं सोच और योजना लागू कर रहे थे, और अकबर और नवरत्नों पर विश्वास और भी गहरा हो गया। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नवरत्न अब सिर्फ दरबार या सेना के लिए नहीं, पूरा साम्राज्य उनके काम और बुद्धि को देखने लगा था। भाग 15 में आपने देखा कि कैसे अकबर ने नवरत्नों से सबसे कठिन व्यक्तिगत चुनौती ली और उनकी बुद्धि, साहस और जिम्मेदारी का परीक्षण किया। अब समय था उनकी सफलता को सार्वजनिक रूप से मूल्यांकन करने का, और ये दिन इतिहास में एक नया अध्याय बना। तैयारी का दिन। अकबर ने आदेश दिया, पूरे दरबार को बुलाया जाए, सैनिकों और अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए। किसी भी भड़काऊ भाषण या जयकारा की अनुमति नहीं, क्योंकि ये मूल्यांकन ध्यान और विवेक के आधार पर होना था, शोर और दिखावे से नहीं। नवरत्नों की शांति। नवरत्न शांति से खड़े थे। उन्हें पता था ये केवल सम्मान का दिन नहीं, बल्कि उनके कर्म, साहस और बुद्धि की परीक्षा थी। सामाजिक दृष्टि से सार्वजनिक मूल्यांकन की शुरुआत। अकबर ने कहा, आज हम केवल परिणाम देखेंगे। नाम, पद और पुरानी प्रशंसा को भूल जाओ। जो दिखाएगा कि काम, साहस और बुद्धि में श्रेष्ठ है, वो सबसे बड़ा नवरत्न है। सभी उपस्थित लोग शांति से बैठ गए। पहले मोर्चे का प्रदर्शन। पहले नवरत्न को पिछले युद्ध की स्थिति का मूल्यांकन करना था। सेना की स्थिति, संसाधनों का उपयोग, दुश्मन की चाल। नवरत्न ने सबूत, आंकड़े और अनुभव का प्रयोग किया, और परिणाम स्वरूप पूरी सेना की स्थिरता साफ तौर पर दिखी।
अकबर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। दूसरे मोर्चे का प्रदर्शन। दूसरे नवरत्न को रणनीति और साहस के मिश्रण पर कदम उठाना था। अचानक बदलाव का मुकाबला, योजना का पुनर्मूल्यांकन और समय का सही प्रबंधन। नवरत्न ने समझ और तर्क का प्रयोग किया। परिणाम स्पष्ट था। सभी निर्णय सटीक और सुरक्षित थे। तीसरे मोर्चे का प्रदर्शन। तीसरे नवरत्न को सभी की निगाहों में सर्वाधिक चुनौती मिली। व्यक्तिगत साहस की परीक्षा, सीमित संसाधन और अप्रत्याशित संकट। नवरत्न ने साहस और बुद्धि से स्थिति नियंत्रित की और न केवल संकट टला बल्कि सेना और दरबार में विश्वास और गहरा गया। अकबर का संदेश। अकबर ने सभी को देखा और कहा, आज हमने देखा, नाम और पद केवल प्रतीक हैं, कर्म, साहस और बुद्धि सच्ची महानता का आधार हैं। ये नवरत्न वही हैं जो अपने काम से इतिहास बनाते हैं। इतिहास में रिकॉर्ड। इतिहास ने लिखा, अकबर ने नवरत्नों की सफलता का सार्वजनिक मूल्यांकन किया, लेकिन ये नहीं लिखा ये मूल्यांकन केवल नाम और पद पर आधारित नहीं था, बल्कि कर्म, साहस और बुद्धि पर आधारित था। नवरत्नों की सीख। इस मूल्यांकन से नवरत्नों ने जाना, केवल नाम से महानता नहीं आती, केवल पद से सम्मान नहीं आता। कर्म, साहस और बुद्धि असली पहचान बनाते हैं। सैनिकों, अधिकारियों और आम जनता में विश्वास और प्रेरणा बढ़ी। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में अब नवरत्न केवल बुद्धिमान या जिम्मेदार नहीं थे, वे सच्चे नेतृत्व और सामरिक बुद्धि के प्रतीक बन चुके थे। भाग 16 में आपने देखा कि कैसे नवरत्नों की सफलता का सार्वजनिक मूल्यांकन किया गया और कर्म, साहस और बुद्धि को सच्ची महानता माना गया। अब समय कि नवरत्नों को शाही सम्मान और नई जिम्मेदारी देकर पूरी सेना और दरबार को एक नई दिशा दी जाए। शाही सभा का आयोजन। अकबर ने दरबार को सजाया। कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई जयकारा नहीं, सिर्फ गंभीर और सम्मानपूर्ण माहौल। अकबर ने कहा, आज मैं नवरत्नों को उनकी क्षमता और साहस के आधार पर शाही सम्मान और नई जिम्मेदारी दूंगा। ये सिर्फ पद या नाम का उत्सव नहीं, बल्कि काम और परिणाम का सम्मान है। सभी उपस्थित लोग शांति से खड़े थे। नवरत्नों की तैयारी। नवरत्न अब जानते थे, उनके काम की सराहना की जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी और उनके निर्णय पूरे साम्राज्य को प्रभावित करेंगे। उनमें संतुलन और गंभीरता थी, क्योंकि अब केवल बुद्धि और साहस ही नहीं, सच्ची नेतृत्व क्षमता की परीक्षा थी। सम्मान और जिम्मेदारी। अकबर ने आदेश दिए, हर नवरत्न को सैनिकों और मोर्चों की अंतरिम निगरानी दी जाएगी। व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी बढ़ेगी। किसी भी निर्णय में सिर्फ अपने ज्ञान और साहस का प्रयोग करना होगा। अकबर ने स्पष्ट किया, नाम और पद केवल प्रतीक हैं, काम और परिणाम वास्तविक शक्ति हैं। जो इसे समझेगा वही सच्चा नेतृत्वकर्ता बनेगा। पहले नवरत्न की जिम्मेदारी। पहले नवरत्न को सैन्य मोर्चों और संसाधनों का संचालन सौंपा गया। सीमित सैनिक और संसाधन, दुश्मन की संभावित चाल, समय की सख्ती। नवरत्न ने तुरंत योजना बनाई, सैनिकों को सही तरीके से स्थिति में रखा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया और संभावित खतरे को पहले ही नाकाम किया। परिणाम, मोर्चा सुरक्षित और संरक्षित रहा और सैनिकों का मनोबल बढ़ा। दूसरे नवरत्न की जिम्मेदारी। दूसरे नवरत्न को सूचना और रणनीति का संचालन सौंपा गया। खुफिया संदेश, दुश्मन की गुप्त चालें और समय दबाव। नवरत्न ने सभी विकल्पों का मूल्यांकन किया और सही समय पर निर्णय लिया। परिणाम स्पष्ट था, सभी रणनीति सफल रहीं और सैनिकों का विश्वास बढ़ा। तीसरे नवरत्न की जिम्मेदारी। तीसरे नवरत्न को व्यक्तिगत साहस और नेतृत्व की परीक्षा दी गई। अप्रत्याशित संकट, सीमित संसाधन और तत्काल निर्णय। नवरत्न ने साहस और बुद्धि से स्थिति नियंत्रित की और मोर्चा स्थिर किया। अकबर ने सभी नवरत्नों को देखा और मन ही मन संतोष प्रकट किया। अकबर का संदेश। अकबर ने कहा, आज हमने देखा, नाम और पद केवल प्रतीक हैं, सच्ची महानता काम, साहस और बुद्धि से आती है। ये नवरत्न अब सिर्फ बुद्धिमान नहीं, सच्चे नेतृत्वकर्ता बन चुके थे। सभी दरबारी और सैनिक इस संदेश से प्रेरित हुए। इतिहास में दर्ज। इतिहास ने लिखा, अकबर ने नवरत्नों को शाही सम्मान और जिम्मेदारी दी, लेकिन ये नहीं लिखा उनकी महानता कर्म, साहस और बुद्धि के आधार पर थी, नाम या पद के आधार पर नहीं। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नवरत्न अब सिर्फ बुद्धिमान, जिम्मेदार और साहसी नहीं थे, वे पूरी साम्राज्य संरचना में
बदलाव लाने वाले प्रेरक शक्ति बन चुके थे। भाग 17 में आपने देखा कि कैसे अकबर ने नवरत्नों को शाही सम्मान और जिम्मेदारी देकर पूरी सेना और दरबार को एक नई दिशा दी। अब समय था उनकी संयुक्त योजना को साम्राज्य के हर हिस्से में लागू करने का, और ये योजना इतिहास में स्थायी प्रेरणा बन गई। योजना की रूपरेखा। अकबर ने नवरत्नों से कहा, अब हम केवल एक मोर्चा या किले तक सीमित नहीं है। ये योजना पूरे साम्राज्य में लागू होगी। हर निर्णय, हर कदम, हर रणनीति सिर्फ आज नहीं, भविष्य के लिए भी प्रभावी होना चाहिए। नवरत्नों ने तुरंत योजना को 4 मुख्य स्तंभों में विभाजित किया: सैन्य मोर्चा और संरचना, संसाधन और आपूर्ति प्रबंधन, सामरिक संदेश और खुफिया नेटवर्क, जनता और साम्राज्य की सुरक्षा एवं विश्वास। पहला स्तंभ, सैन्य मोर्चा और संरचना। नवरत्नों ने सेना की संरचना का पुनरावलोकन किया। मोर्चों पर सैनिकों की सही संख्या, अनुभवी और प्रशिक्षित सैनिकों को विशेष मोर्चों पर तैनात करना, संभावित दुश्मन की चाल को भांपना, युद्धाभ्यास का पुनरावलोकन। अकबर ने ध्यानपूर्वक देखा और प्रत्येक कदम पर सुझाव दिया। ये अभ्यास केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि नेतृत्व और संगठन की परीक्षा भी था। दूसरा स्तंभ, संसाधन और आपूर्ति प्रबंधन। संसाधनों की सही तरह से तैनाती पूरा साम्राज्य संभालने की कुंजी थी। भोजन, हथियार और घोड़ों की सही मात्रा, आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा, संभावित संकट में फुर्तीली आपूर्ति। नवरत्नों ने सभी संसाधनों को सुव्यवस्थित किया और समय की सख्ती में भी सही निर्णय लिया। तीसरा स्तंभ, सामरिक संदेश और खुफिया नेटवर्क। अकबर ने नवरत्नों को सूचना और संदेशों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। खुफिया संदेशों का सुरक्षित आदान प्रदान, दुश्मन की चालों की निगरानी। तत्काल निर्णय के लिए तत्पर नेटवर्क। नवरत्नों ने सभी नेटवर्क को व्यवस्थित किया और पूरी साम्राज्य में संदेश और सूचना की गति बढ़ाई। चौथा स्तंभ, जनता और साम्राज्य की सुरक्षा। अकबर ने कहा, सिर्फ सैनिकों और नवरत्नों का कार्य नहीं, जनता और साम्राज्य की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। जो योजना जनता तक विश्वास और सुरक्षा नहीं पहुंचाएगी, वो पूरी नहीं मानी जाएगी। नवरत्नों ने जनता के विश्वास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। गांव और शहरों में सुरक्षा उपाय, आपातकालीन प्रतिक्रिया, प्रशासनिक सुधार और सहयोग। प्लीज योजना का परिणाम। जब योजना पूरी साम्राज्य में लागू हुई, सेना पूरी तरह संरचित और तैयार रही। संसाधनों का हर पैमाना सुरक्षित और पर्याप्त था। सूचना नेटवर्क सक्रिय और विश्वसनीय रहा। जनता का विश्वास और सुरक्षा मजबूत हुई। अकबर ने देखा कि नवरत्नों की संयुक्त योजना सिर्फ युद्ध या प्रशासन का साधन नहीं, बल्कि संपूर्ण साम्राज्य के लिए स्थायी प्रेरणा बन गई। आज अकबर का संदेश। अकबर ने पूरे दरबार और सैनिकों को देखा और कहा, आज हमने देखा, सच्ची महानता नाम, पद या पदवी में नहीं, बल्कि योजना, बुद्धि, साहस और निष्पक्ष कार्य में है। नवरत्न अब केवल मेरे दरबार के लोग नहीं, वे पूरे साम्राज्य के मार्गदर्शक हैं। सभी सैनिक, अधिकारी और जनता इस संदेश से प्रेरित हुए। इतिहास में दर्ज। इतिहास ने लिखा, अकबर ने नवरत्नों की संयुक्त योजना को पूरे साम्राज्य में लागू किया। लेकिन ये नहीं लिखा, इस योजना ने केवल प्रशासन और सेना नहीं, बल्कि जनता और साम्राज्य के विश्वास को स्थायी आधार दिया। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नवरत्न अब सिर्फ बुद्धिमान, साहसी और जिम्मेदार नहीं थे, वे पूरी साम्राज्य संरचना के मुख्य स्तंभ बन चुके थे। भाग 18 में आपने देखा कि कैसे नवरत्नों की संयुक्त योजना पूरे साम्राज्य में लागू हुई और सेना, प्रशासन और जनता को स्थायी प्रेरणा मिली। अब समय था जब उनकी सफलता का प्रभाव दरबार और सेना में नई शक्ति संतुलन बनाए, और अकबर ने एक अंतिम बड़ा निर्णय लेकर इतिहास में स्थायी निशान छोड़ा। दरबार में शक्ति संतुलन। अकबर ने महसूस किया, नवरत्नों की सफलता ने सैनिकों और दरबारियों में विश्वास और संतुलन बढ़ाया। अब निर्णय केवल अकबर पर निर्भर नहीं थे। नवरत्नों की बुद्धि और साहस सैन्य और प्रशासन में स्थिर शक्ति बन गई थी। अकबर ने कहा, सभी निर्णयों में अब केवल मेरा ही निर्णय अंतिम नहीं रहेगा। सभी नवरत्न अपने अपने क्षेत्रों में निर्णय और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। इससे संतुलन और स्थिरता आएगी। नवरत्नों की जिम्मेदारी। अकबर ने नवरत्नों को 4 मुख्य जिम्मेदारियां सौंपी। सैनिकों की पूरी संरचना और रणनीति,
संसाधन प्रबंधन और युद्धाभ्यास की योजना, संदेश और खुफिया नेटवर्क की निगरानी, जनता और साम्राज्य की सुरक्षा एवं विश्वास बनाए रखना। हर नवरत्न अपने क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने लगा, लेकिन अकबर की निगरानी और मार्गदर्शन हमेशा बनी रही। सेना और प्रशासन में प्रभाव। नवरत्नों की सक्रिय भूमिका से सैनिकों का मनोबल उच्च हुआ, प्रशासनिक निर्णय तेज और प्रभावी बने, संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित हुआ, जनता का विश्वास और सुरक्षा मजबूत हुई। अकबर ने देखा कि अब नवरत्नों की बुद्धि और साहस सिर्फ उनका नाम नहीं, बल्कि संपूर्ण साम्राज्य का मार्गदर्शन बन गया। अंतिम बड़ा निर्णय। अकबर ने घोषणा की, अब हर नवरत्न अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेगा, लेकिन उनका काम, साहस और बुद्धि पूरे साम्राज्य को सुरक्षित और प्रेरित रखेगा। ये नई संरचना हमारे साम्राज्य की स्थिरता और विकास की कुंजी है। ये निर्णय इतिहास में एक नया मोड़ बन गया। प्रभाव और स्थिरता। सभी नवरत्न अपने कार्यों में स्वतंत्र और उत्तरदायी बने। सेना और प्रशासन में संतुलन और स्थिरता आई। जनता और अधिकारियों का विश्वास अकबर और नवरत्नों में बढ़ा। ये संरचना भविष्य में किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम थी। अकबर का संदेश। अकबर ने पूरे दरबार और सैनिकों को देखा और कहा, सच्ची महानता नाम, पद या पदवी में नहीं, बल्कि निर्णय, साहस और कर्म में है। ये नवरत्न अब केवल मेरे दरबार के लोग नहीं, वे पूरे साम्राज्य के मार्गदर्शक हैं। सभी सैनिक, अधिकारी और जनता इस संदेश से प्रेरित हुए। इतिहास में दर्ज। इतिहास ने लिखा, अकबर ने नवरत्नों को स्वतंत्र निर्णय और जिम्मेदारी दी, लेकिन ये नहीं लिखा, इस निर्णय ने पूरी सेना, प्रशासन और जनता में संतुलन और स्थिरता स्थापित की। जब नवरत्नों ने अपनी स्वतंत्र जिम्मेदारी निभाई और अकबर के मार्गदर्शन में साम्राज्य नई ऊंचाई पर पहुंचा। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में नवरत्न अब केवल दरबार के सलाहकार नहीं, संपूर्ण साम्राज्य के मार्गदर्शक बन चुके थे। भाग 19 में आपने देखा कि कैसे नवरत्नों की सफलता ने दरबार और सेना में शक्ति संतुलन पैदा किया और अकबर ने अंतिम बड़ा निर्णय लेकर उनको स्वतंत्र जिम्मेदारी दी। अब समय था कि इन नवरत्नों की पूर्ण क्षमता संपूर्ण साम्राज्य में परखे और सिद्ध हो। स्वतंत्र जिम्मेदारी का परीक्षण। अकबर ने नवरत्नों से कहा, अब तुम सब अपने अपने क्षेत्रों में निर्णय और योजना के पूर्ण प्रभारी हो, लेकिन ध्यान रहे, सभी कदम साम्राज्य की सुरक्षा, जनता की भलाई और सेना की स्थिरता के लिए हो। जो काम करेगा वही इतिहास में अमर होगा। नवरत्नों ने अपने कार्य की गंभीरता और सम्मान को समझा। उनके भीतर साहस, बुद्धि और कर्म का मिलाजुला समन्वय जाग उठा। 4 स्तंभों पर शासन। नवरत्नों ने अपने क्षेत्रों ने पूर्व निर्धारित 4 स्तंभों को लागू किया। सैन्य मोर्चा और रणनीति। प्रत्येक मोर्चे पर सैनिकों की सही तैनाती, युद्धाभ्यास और संभावित संकट का मूल्यांकन। संसाधन प्रबंधन, भोजन, हथियार और आवश्यक आपूर्ति की सटीक तैनाती। आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा और आपातकालीन योजनाएं। सूचना और खुफिया नेटवर्क, दुश्मन की चाल और खुफिया संदेशों की निगरानी। सभी संदेशों और रिपोर्टों का समय पर विश्लेषण। जनता और साम्राज्य की सुरक्षा। गांव, शहर और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा। जनता का विश्वास और प्रशासनिक सहयोग। हर नवरत्न अपने क्षेत्र में पूर्ण प्रभारी बनकर सभी निर्णय बुद्धि, साहस और अनुभव के साथ लेने लगा। सफलता का असर। जब ये प्रणाली लागू हुई, सेना अधिक चुस्त, सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर हुई। संसाधनों का उचित वितरण हुआ। प्रशासनिक निर्णय तेजी से और प्रभावी हुए। जनता का विश्वास और सुरक्षा मजबूत हुई। अकबर ने देखा कि नवरत्नों की क्षमता सिर्फ रणनीति या बुद्धि तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे साम्राज्य का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति बन चुकी थी। अकबर का अंतिम संदेश। अकबर ने दरबार और सैनिकों को देखा और कहा, आज हमने देखा, सच्ची महानता केवल नाम या पद में नहीं होती, काम, साहस और बुद्धि वास्तविक शक्ति है। ये नवरत्न अब केवल मेरे दरबार के लोग नहीं, वे पूरे साम्राज्य के मार्गदर्शक हैं। उनके निर्णय, उनकी योजना और उनका साहस पूरा साम्राज्य सुरक्षित और प्रेरित रखेगा। सभी सैनिक, अधिकारी और जनता इस संदेश से प्रेरित हुए। समापन की अनुभूति। इस अंतिम भाग में नवरत्नों ने स्वतंत्र रूप से अपने कार्य किए। साम्राज्य में स्थिरता और सुरक्षा बनी। जनता और सेना का विश्वास और मजबूत हुआ।
अकबर ने अपनी दूरदर्शिता और न्यायपूर्ण निर्णय से संपूर्ण साम्राज्य को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। कहानी का मूल संदेश स्पष्ट था, नाम या पद केवल प्रतीक है, सच्ची महानता कर्म, बुद्धि और साहस से आती है। इतिहास में दर्ज। इतिहास ने लिखा, अकबर के नवरत्न सिर्फ दरबार के सलाहकार नहीं, पूरे साम्राज्य के संरक्षक और मार्गदर्शक बने। साथ ही ये घटना सैनिकों, अधिकारियों और जनता के लिए स्थायी प्रेरणा बन गई।